हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट एम गेने का अधिगम का सोपान सिद्धांत। सोपान जो शब्द होता है इसका हिंदी के अंदर अर्थ होता है वो सीढ़ी होता है। सामान्य भाषा में सीढ़ी कहते हैं सोपान को। सीढ़ी आपने देखी होगी तो सीढ़ी के अंदर काफ़ी स्टेप्स लगे रहते हैं। इस तरह से स्टेप्स लगे रहते हैं। ये नीचे वाला स्टेप है, ये ऊपर वाला स्टेप है। अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो इन स्टेप्स के ऊपर कदम रखने होंगे और फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। तो कुछ इसी तरह की बनावट इस सिद्धांत के अंदर होती है। कुछ स्टेप्स को पार करके ही लो लेवल से टॉप लेवल तक अधिगमकर्ता पहुंचता है। इसीलिए इसको सोपान सिद्धांत या सीढ़ीदार सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं ये सिद्धांत क्या है। रॉबर्ट एम गेने ने 1965 में अधिगम का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसको सोपान सिद्धांत या पद अनुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग था। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा अधिगम की शर्तें। इसको लिखते जाना आप साथ के साथ, अधिगम की शर्तें। अधिगम की शर्तें नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रॉबर्ट एम गेने थे। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर 8 प्रकार के अधिगम बताए। ये 8 प्रकार के अधिगम ये हैं। ये 8 प्रकार के अधिगम बताने के कारण इसको अष्टपदीय सिद्धांत भी कहते हैं। ये लिख लेना आप, अष्टपदीय सिद्धांत। इसी सिद्धांत का नाम है अष्टपदीय सिद्धांत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं ये अधिगम के प्रकार? सबसे पहला अधिगम आता है संकेत अधिगम। अंग्रेजी में कहेंगे साइन लर्निंग। अंग्रेजी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। श्रृंखला अधिगम, सीरीज लर्निंग। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्ड एसोसिएशन लर्निंग। बहुविभेदन अधिगम, इसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। संप्रत्यय अधिगम, इसको कहेंगे कॉन्सेप्ट लर्निंग। नियम अधिगम, इसको कहेंगे थ्योरी लर्निंग या रूल लर्निंग। समस्या समाधान अधिगम, इसको कहेंगे अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये 8 प्रकार के अधिगम होते हैं गेने के सिद्धांत के अनुसार। सबसे नीचे वाला संकेत अधिगम होता है, सबसे ऊपर वाला समस्या समाधान अधिगम होता है। पहले ये इसी क्रम में होते हैं। सबसे पहले ये अधिगम होगा, उसके बाद में इस प्रकार, फिर ये, इसी तरह से सबसे आखिरी के अंदर जो अधिगम का प्रकार होता है वो समस्या समाधान होता है। दूसरा प्रश्न यहीं पे आ जाएगा आपका कि सबसे निम्न कौन सा है, सबसे उच्च कौन सा है, इस अधिगम के बाद में कौन सा अधिगम होता है, इस अधिगम से पहले कौन सा अधिगम होता है। प्रारंभिक जो 3 अधिगम होते हैं ये शाला के अंदर या पाठशाला के अंदर या अध्यापक द्वारा नहीं करवाए जाते, लेकिन अन्य जो 3 हैं, अन्य जो 5 हैं, वो सारे के सारे अध्यापक के माध्यम से अधिगम करवाए जाते हैं। 3 अधिगम अध्यापक के द्वारा नहीं करवाए जाए इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यापक को ये चाहिए भी नहीं। ये अध्यापक के लिए बहुत सहायक अधिगम होते हैं तीनों प्रकार के। ये 3 प्रकार के अधिगम होने के बाद में फिर आप ये अधिगम करवा सकते हैं। अब देखिए, अधिगम गेने ने सीखने में 5 वर्ग बताए। वर्ग का मतलब होता है उन्होंने क्लासिफाइड किया। सीखने को 5 प्रकारों में प्रकार बताए। वर्ग बताए का मतलब यहाँ पर प्रकार बताए, टाइप्स बताए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अधिकतर पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा, इनको उतार लेना आप। गेने के 5 वर्ग कौन से हैं? पहला आता है शाब्दिक सूचना। शाब्दिक सूचना का मतलब क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, वर्ड की इंफॉर्मेशन मिलना। दूसरा प्रकार होता है बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल का मतलब इंटेलिजेंस स्किल जो होती हैं उनको कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है वो सीखने का, वो होता है संज्ञानात्मक आव्यूह रचना। कोग्निटिव, किस तरह से मैट्रिक्स बनाता है या कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको कहते हैं आव्यूह रचना, कि किस तरह से संज्ञान को, अपने संज्ञान को किस तरह से मैनेज करता है। आव्यूह का मतलब चक्रव्यूह से होता है। चक्रव्यूह या आव्यूह का मतलब होता है कि अपने नॉलेज को वो किस तरह से फील्डिंग में जचाता है, तो इसे कहते हैं संज्ञानात्मक आव्यूह।
फिर चौथा था अभिवृत्तियां, यहाँ पे भी की जो मात्रा आएगी वो छोटी मात्रा आएगी, आप इसको सही कर लीजिएगा। अभिवृत्तियां एटीट्यूड्स जो होते हैं। फिर पांचवा आता है आपका गामक कौशल, इसको कहते हैं मोटर स्किल्स। तो ये 5 प्रकार होते हैं गेने के अनुसार, 5 वर्ग होते हैं सीखने के। गेने के अनुसार अधिगम एक निश्चित क्रम में होता है। कौन से निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अधिगम एक निश्चित क्रम में होता है? तो गेने आ जाएगा वहां पे उत्तर। यह निचले स्तर से लेकर और सबसे उच्च स्तर समस्या समाधान तक चलता है। प्रारंभिक 3 सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और सरल श्रृंखला अधिगम निम्न स्तर के अधिगम माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा निम्न स्तर का अधिगम है? याद रखिएगा, इन 3 में से कोई भी आ जाए वही आ जाएगा आंसर। इन अधिगमों में अध्यापक की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। इसके ऊपर वाले अर्थात 4 व उसके ऊपर वाले, पॉइंट नंबर 4 शाब्दिक साहचर्य अधिगम और उसके ऊपर वाले अधिगम होते हैं, उनमें अध्यापक की भूमिका होती है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। एक्चुअल में उन्होंने इस तरह का एक डायग्राम बताया था कि इस तरह से लर्निंग होती है। सबसे पहले लर्निंग होगी निम्न स्तर पे, वो सांकेतिक होगी, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविवेदन, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान। इनको याद रखना इसी तरह से। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है ऊपर और नीचे, तो कौन सा क्रम होगा, तो ये क्रम याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से एक पिरामिड की आकृति बन जाती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पदानुक्रम या फिर सोपान सिद्धांत कहते हैं, स्टेप्स बन जाती है। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप। नेक्स्ट सबसे पहला अधिगम आता है संकेत अधिगम, सांकेतिक अधिगम, जिसको साइन लर्निंग कहते हैं। यह सबसे निम्न स्तर का अधिगम माना जाता है। यह अधिगम ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत था। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, कुत्ते वाला, आपको पढ़ाया जा चुका है। जो पहली बार देख रहे हैं उस वीडियो को देख लेना। इसे टाइप एस लर्निंग कहते हैं। टाइप एस, एस का मतलब होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, उद्दीपक। अर्थात जैसे उद्दीपक दिखता है तो रेस्पॉन्स होता है और फिर लर्निंग हो जाती है उसके अंदर, इसलिए इसको टाइप एस लर्निंग कहते हैं। इसके अंदर बालक संकेतों के माध्यम से या उद्दीपकों के माध्यम से क्या करता है, अधिगम करता है। उदाहरण, जैसे शिक्षक को देखते ही बच्चे चुप हो जाते हैं, तो केवल देखकर चुप हो जाना, तो इसका मतलब वहां पर संकेत, कुछ संकेत सिग्नल मिल रहे हैं बच्चे को। रेड लाइट देखते ही पैर पर ब्रेक चला जाना, उसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे रेड लाइट दिखती है ब्रेक लगा देते हैं। जैसे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है अचानक, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके पैर किस पे, ब्रेक पे चले जाते हैं। क्यों? वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ये सबसे निम्न स्तर की लर्निंग होती है। घंटी बजते ही कुत्ते के लार टपकाना, ये सारे के सारे उदाहरण हैं वो संकेत अधिगम के हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप याद करना और देखना कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो साइन लर्निंग के हो सकते हैं। दूसरा प्रकार जो आता है वो आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसको कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। इस प्रकार के अधिगम में उद्दीपक की उपस्थिति में अधिगमकर्ता द्वारा अनुक्रिया की जाती है और उन अनुक्रियाओं के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया होती रहती है। सभी प्रकार के व्यवहारवादी सिद्धांत इसी में आते हैं। विशेष रूप से थोर्नडाइक का सिद्धांत इसी प्रकार के अधिगम में आता है। पावलोव का सिद्धांत आ जाएगा संकेत अधिगम के अंदर और थोर्नडाइक का सिद्धांत आ जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के अंदर। याद रखेगा, ये भी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे टाइप आर लर्निंग कहते हैं, रेस्पॉन्स। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, उसको टाइप एस कहते थे, इसको टाइप आर कहते हैं। ये प्रश्न है। तीसरा प्रकार जो आता है, तीसरा सोपान आता है, उसके कहते हैं श्रृंखला अधिगम, इसको सीरीज लर्निंग कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आ चुका है एक बार आपके उसके अंदर आ चुका है, रीट के अंदर आ चुका है। इस प्रकार के अधिगम में क्रमिक रूप से अधिगम किया जाता है। क्रमिक का मतलब एक घटना के बाद में दूसरी घटना होती है और फिर उसके अंदर अधिगम करवाया जाता है।
अर्थात विभिन्न घटनाओं या उद्दीपकों को एक श्रृंखला के माध्यम से अधिगम कराना श्रृंखला अधिगम कहलाता है। श्रृंखला अधिगम के प्रतिपादक रॉबर्ट गेने थे, इसको भी मोस्ट लगा लाना, ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। लेकिन श्रृंखला अधिगम पर स्किनर ने भी बहुत सारा कार्य किया था। स्किनर ने क्या किया था, उसके ऊपर टॉलमैन और स्किनर दोनों ने क्या किया था, चूहों पर प्रयोग किए थे। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने श्रृंखला अधिगम पर कार्य किया था। तो दोनों, स्किनर और रॉबर्ट गेने, लेकिन रॉबर्ट गेने ने इसको प्रतिपादित किया था। श्रृंखला अधिगम में पेशीय कौशल शामिल होते हैं। पेशीय कौशल का मतलब मोटर स्किल्स। कुछ उदाहरण हैं जैसे कि कार चलाना, दरवाजा खोलना, तबला बजाना, ये किस प्रकार के अधिगम हैं। अब देखिए, तबला बजाना जो है ये सीरीज लर्निंग हो जाएगा, तबला बजाना, क्योंकि वास्तव में तबला बजाना एक ऐसे ही नहीं होता है कि आप तबले के ऊपर थाप मारो और आवाज़ निकल जाए। एक विशेष रूप से कुछ कार्य करना होता है, उसके बाद में जाकर ये अधिगम होता है। इसलिए तबला बजाना किस में हो जाएगा, सीरीज लर्निंग के अंदर हो जाएगा। कार चलाना स्टेप बाय स्टेप होता है, तो एक क्रम निहित होता है, इसके अंदर सीरीज लर्निंग हो जाएगा। दरवाजा खोलने की भी क्रम होता है, तो ये भी जहाँ भी पेशीय कौशल आ जाए वहीं पे आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे काम करने की चीज़ें आए वो श्रृंखला अधिगम के अंदर हो जाता है। तो बालक जब श्रृंखला अधिगम करने लग जाता है उसके बाद में उसको स्कूल भेजते हैं। अब देखिए, इस प्रकार के अधिगम में छोटी छोटी अनुक्रियाओं का एक क्रम निश्चित होता है या निहित होता है। ये सारी अनुक्रिया आपस में संबंधित हो जाती हैं तो श्रृंखला अधिगम हो जाता है। छोटी छोटी अनुक्रियाएं जुड़ जाती हैं तो इस प्रकार का अधिगम हो जाता है। ये उदाहरण है, ये रीड के अंदर आया हुआ है। एक बालिका रोज स्कूल से आकर जैकेट फर्श पर फेंक देती है और फिर खाना खाने लग जाती है। उसकी माँ द्वारा बार बार कहने पर वह जैकेट को सही जगह खूंटी पर टांगने लग जाती है। यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है, तो यह श्रृंखला अधिगम का उदाहरण है। इसके अंदर जैसे बच्ची आती है, बैग को फेंक देती है, कोट को फेंक देती है, कॉलेज से आते ही, स्कूल से आते ही, तो ये एक निश्चित क्रम हो गया करने का, इसलिए इसको क्या कहेंगे, श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम दो प्रकार का होता है, शाब्दिक श्रृंखला अधिगम और अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। शाब्दिक श्रृंखला अधिगम के अंदर शब्दों के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन दिया जाता है, अर्थात बोलकर आदेशित किया जाता है और उसके बाद में अधिगमकर्ता के अंदर अधिगम हो जाता है। जैसे माँ ने अभी अभी कहा है तो बच्ची ने फिर वो काम करना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर शाब्दिक अनुदेशन हो गया, तो शाब्दिक श्रृंखला अधिगम हो गया। अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम, इसमें चित्रों के माध्यम से या कोई भी चीज को देखने के पश्चात अधिगम हो जाता है। कोई भी चीज है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, तो आपको एक चीज देखने के बाद में दूसरी चीज हो रही है, दूसरी चीज के बाद में तीसरी चीज, जैसे कार चलाना होता है वो देख देख के कुछ होता है, तो वह हो जाएगा अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। अब आता है चौथा प्रकार। चौथा प्रकार आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्ड एसोसिएशन लर्निंग। शब्दों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना इस प्रकार का अधिगम में शामिल रहता है। इसकी व्याख्या डेविड ओसुबोल ने की थी, इसको भी मोस्ट लगा लेना, ये प्रश्न आ सकता है। शाब्दिक साहचर्य अधिगम के प्रतिपादक कौन थे, व्याख्या किसने की थी, डेविड ओसुबोल ने की थी, और उन्होंने इसके 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंदर, ये 4 प्रकार होते हैं। अभिग्रहण, रटना, खोज करना और अर्थपूर्ण या सोच समझकर सीखना। जब भी शब्दों के माध्यम से अधिगम करवाया जाता है बच्चों के अंदर, तो 4 प्रकार से उस चीज को ले सकते हैं। अभिग्रहण के अंदर क्या होगा, बच्चे लिखेंगे और फिर उनके अंदर अधिगम हो जाएगा। जैसे 12 कड़ी, ख के कहने, ये सारे के सारे वर्णमाला जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो अभिग्रहण के माध्यम से होती हैं। रटना, इसके अंदर बालक एक ही एक चीज को रिपीट करता है बार बार, तो उसके अंदर अधिगम हो जाता है। खोज करना, खोज करने के अंदर क्या होता है, बालक विभिन्न तरह के शब्द लिखे जाते हैं, उनके अंदर फिर वो पहचान करता है, तो वह खोज अधिगम के अंदर आ जाएगा। अर्थपूर्ण या सोच समझकर सीखना,
बालक इस प्रकार के अधिगम के अंदर शब्दों को सीखता है, उनके अर्थों को ग्रहण करता है, मनन करता है, रिलेट करता है और फिर उस चीज को सीख लेता है। तो ये 4 प्रकार के अधिगम ओसुबोइल ने बताए थे, 4 प्रकार के शाब्दिक साहचर्य अधिगम बताए थे। शाब्दिक साहचर्य अधिगम में शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। किस प्रकार के अधिगम में शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम में जैसे कविता को याद करना, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना, वर्णमाला सीखना, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंदर आ जाएंगी। 5वां अधिगम का प्रकार आता है गेने के अंदर, वो आता है बहुविभेदन अधिगम। विभेदन पहले भी बताया जा चुका है, 2 बार मैंने आपको 3 बार आपको ये बता दिया है। तो विभेदीकरण का तात्पर्य किसी अधिगमकर्ता की उस क्षमता से होता है जिसमें वह विभिन्न उद्दीपकों को उनकी विशेषताओं द्वारा पहचानने लगता है। बहुत सारे उद्दीपक रखे हुए हैं, तो प्रत्येक उद्दीपक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अगर अधिगमकर्ता के अंदर ये विशेषता ये क्षमता है, तो इसका मतलब वह विभेदीकरण करने में समर्थ है। विभेदीकरण सीखने में बालक अलग अलग उद्दीपकों में अंतर करना सीख लेता है और यह शाब्दिक साहचर्य अधिगम के पश्चात ही होता है। अगर शाब्दिक साहचर्य अधिगम नहीं हो पाता है तो विभेदीकरण नहीं हो पाता है। याद रखिएगा आप, बालक द्वारा त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर करना सीखना, फुटबॉल एवं क्रिकेट बॉल में अंतर करना, बहुत सारे रंगों में से एक रंग को चुनना, ये कुछ उदाहरण थे जो कि विभेदीकरण के अंदर आते हैं। 6ठा जो प्रकार आता है रॉबर्ट गेने के सिद्धांत के अंदर, वो आता है संप्रत्य अधिगम। संप्रत्य को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है? कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्य अधिगम कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से और क्लियरिफाई हो जाएगा आपके। भालू, बाघ, शेर, सियार शब्दों में एक सामान्य गुण, अर्थात इन सब ये सारे के सारे जंगली पशु हैं। यहाँ जंगली पशु की अवधारणा को सीखना संप्रत्य अधिगम कहलाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? जंगली पशु। तो यदि बालक को कहें कि जंगली पशु कौन है, तो वो कहे भालू है, बाघ है, शेर है। इसका मतलब उसके अंदर जंगली पशु की कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कहेंगे पक्षी क्या होता है, तो वो कहे कौवा, कबूतर, तोता, ये सारे के सारे पक्षी हैं। तो उसको पता है पक्षी की श्रेणी में क्या क्या आता है। इसका मतलब पक्षी की जो कॉन्सेप्ट है उसके क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? बहुत सारी वस्तुओं को उनके सामान्य गुणों के अंदर विभेदन करने की क्षमता जो होती है उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता अवधारणाओं को सीखता है और उनकी व्याख्या करना सीखता है। अवधारणाओं की व्याख्या कर रहा है मन ही मन के अंदर। 7वां प्रकार आता है, वो आता है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम संप्रत्य अधिगम पर आधारित होता है। इसको मोस्ट लगा लेना। प्रश्न परीक्षा में इस तरह से आएगा, एक बालक है, उसके अंदर सिद्धांत अधिगम नहीं हो पा रहा है, वह नियम को नहीं बना पा रहा है, तो निम्न में से वह उसके अंदर किस प्रकार की एक अधिगम नहीं हुआ होगा? तो संप्रत्य अधिगम नहीं हुआ होगा। संप्रत्य ही नहीं बन पाएंगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाएंगे, तो सिद्धांत क्या बनेंगे उसके अंदर? नियम। नियम क्या होता है? नियम 2 या 2 से अधिक संप्रत्यों के बीच एक नियमित संबंध की व्याख्या करता है। 2 नियमों के बीच में 2 या 2 से ज्यादा नियम हैं, उनके बीच में किस तरह से रिलेशन है, उस रिलेशन को कोई बताता है तो वह सिद्धांत कहलाता है। तो अतः इस प्रकार के अधिगम में बालक नियम बनाना सीखते हैं। बालक क्या बनाना सीखते हैं? नियम। और नियमों के आधार पर ही किसी परिघटना को क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। सिद्धांत अधिगम को नियम अधिगम भी कहते हैं। सिद्धांत अधिगम को नियम का अधिगम भी कहते हैं। नियम क्या होता है? 2 से अधिक संप्रत्य के बीच में कोई संबंध की व्याख्या करना। तो इस प्रकार के अधिगम में परिघटना की व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? नियम के आधार पर। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम,
दाब का नियम, बरसात का नियम या कोई भी चीज का नियम हो सकता है। आठवां जो प्रकार आता है ये सबसे उच्च प्रकार का अधिगम होता है, इसे कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार के अधिगम को सबसे ऊपरी क्रम का अधिगम माना जाता है। गेने के सिद्धांत में यह सबसे ऊपरी अधिगम की अवस्था होती है। इसमें विभिन्न नियमों के माध्यम से व्यक्ति समस्याओं का समाधान करना सीखता है और इसके माध्यम से वह नए तत्व सीखता है। नए तत्व सीखने का मतलब वह नई खोज भी करता है। इस अधिगम को व्यक्तिगत या जटिल अधिगम भी कहा जाता है, इसको मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सा अधिगम व्यक्तिगत या जटिल अधिगम होता है? मोस्ट लगा लेना, मैं फिर से कह देता हूँ। जैसे रेखा गणित की किसी प्रमेय को हल करना समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आएगा। रेखा गणित के प्रमेय को हल करना समस्या समाधान अधिगम कहलाएगा। लेकिन किसी फॉर्मूले के माध्यम से गणित का सवाल हल करना इसके अंदर नहीं आएगा। प्रमेय को अलग चीज होती है। प्रमेय के अंदर क्या होता है, 2 या 3 प्रकार के कुछ नियम होते हैं, उनका यूज करके और फिर प्रमेय को हल किया जाता है। अब देखिए, गेने ने अपने सिद्धांत के अंदर 9 अनुदेशन और उनसे संबंधित क्रियाओं को या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया था। इसको मोस्ट लगा लेना, ये आ सकता है आपके। एक्चुअल में ये क्या है, 9 अनुदेशन है। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन होता है, तो ये अनुदेशन है। अनुदेशन मतलब ये है, अनुदेशन का मतलब ये है कि टीचर जो होता है वो जब भी लर्निंग करवाएगा तो उसको क्या क्या करना चाहिए, उसकी एक गाइडलाइन है। तो एक गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न उठ सकता है आपके। पहला, अनुदेशन की क्रिया। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ पर अनुदेशन की क्रिया रहेगी, यहाँ पे संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी जो बच्चों से रिलेटेड है, और यहाँ पे अध्यापक के लिए विशेष क्या चीज होगी उसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अवधान। अवधान का मतलब क्या होता है, अटेंशन। तो यहाँ पर रिसेप्शन दे रखा है। अवधान की प्राप्ति मतलब कोई भी चीज आप प्रेजेंट करने वाले हैं तो बच्चों का ध्यान होना चाहिए। तो अनुदेशन की प्रक्रिया का पहला सोपान, पहली सीढ़ी यही आती है कि अवधान होना चाहिए, मतलब बच्चों का ध्यान होना चाहिए उसकी तरफ। निर्देश का स्वागत सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान काल में जो उत्तेजना दी जाती है उसे अवधान कहते हैं। और अधिगम की प्रक्रिया के अंदर अवधान बहुत जरूरी होता है। यदि अधिगमकर्ता ध्यान ही नहीं देगा तो आप क्या अधिगम करवाएंगे। तो अनुदेशन की जो क्रिया होती है उसका पहला सीढ़ी होती है अवधान। दूसरी होती है प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि बालक हैं, उनको आप कोई भी चीज समझा रहे हैं या बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं, उनके जीवन के अंदर वो क्या अहमियत रखती है। तो अवधान जैसे ही बच्चों का होता है उसके बाद में दूसरी जो क्रिया की जाती है अध्यापक के द्वारा, वो उद्देश्य की सूचना के बारे में बताया जाता है कि इस प्रकार से ये काम करने के बाद में बच्चों को क्या शामिल होगा, क्या हासिल होगा। तीसरी प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल। पुनः प्राप्ति का मतलब होता है अधिगम का स्मरण, अर्थात आपने पहले क्या चीज की हुई है उस चीज को रिकॉल करना है। यहाँ पे स्टिमुलेटिंग रिकॉल का मतलब क्या हो गया कि जिस उद्दीपक को आप पहले देख चुके हैं या जो लर्निंग पहले कर चुके हैं उसको रिकॉल करते हैं, वापस से याद दिलाते हैं बच्चों को। बच्चों आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा हुआ था, जैसे ये आप किए हुए हों, तो उसको पुनः प्राप्ति कहेंगे। मौजूदा प्रासंगिक ज्ञान को वापस लेने के लिए कहें, अर्थात इसमें वर्तमान में जो ज्ञान करवा रहे हैं वो पिछले ज्ञान से कैसे रिलेटेड है ये चीज बताई जाती है। चौथी जो अनुदेशन क्रिया आती है उसे कहते हैं चयनात्मक प्रत्यक्षीकरण, सेलेक्टिव परसेप्शन। उद्दीपक की उपस्थिति, इसका मतलब ये है कि चौथी अनुदेशन प्रक्रिया के अंदर ये अनुदेशन प्रक्रियाएं भी निश्चित हैं। चौथी अनुदेशन प्रक्रिया के अंदर क्या किया जाता है, स्टिमुलस को दिया जाता है, अर्थात पढ़ाया जाता है या रूबरू करवाया जाता है, सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। सामग्री का मतलब जो भी आप पढ़ाने वाले हैं उसको दिखाया जाता है कि ये देखो ये। पांचवा आता है शाब्दिक कोडिंग या सिमेटिक एनकोडिंग कहते हैं इसको।
इसके अंदर क्या किया जाता है, अधिगमकर्ता को निर्देश दिया जाता है। निर्देश का मतलब कि इस तरह से करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप ये करें, गाइडेंस दी जाती है। शिक्षक मार्गदर्शन प्रदान करे, अर्थात इस 5वें स्टेप के अंदर जाके शिक्षक पूरी तरह से गाइड करेगा। छठी जो अनुदेशन की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। बहुत ही अच्छी स्टेप है ये। जैसे ही आप मार्गदर्शन कर देते हैं उसके बाद में बच्चों का रेस्पॉन्स क्या रहता है ये देखना होता है। दक्षता की प्राप्ति या परफॉर्मेंस देखना होता है। शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए या प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहित का मतलब प्रतिक्रिया मांगी जाती है कि आपने अभी भी क्या देखा या क्या सीखा। 7वीं स्टेप आती है उसे कहते हैं पुनर्बलन, जिसको रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। पृष्ठ पोषण प्रदान करना अर्थात फीडबैक देना। शिक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर सूचनात्मक प्रतिक्रिया दें। जैसे अगर कोई शिक्षार्थी है वो अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करने के बाद में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि वो उस अनुक्रिया के बारे में कोई भी चीज कहे, सही गलत, या उसको कम से कम नोट करे। अगर नोट नहीं करेंगे तो ये अनुदेशन खराब हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन खराब हो जाएंगे आपके। 8वीं जो स्टेप आती है उसको कहते हैं आकलन व पुनः प्राप्ति। ये रिट्राइवल 2 बार आ चुका है, इससे पहले 4थी स्टेप में भी आया था और फिर यहाँ पे भी आ गया है। देखिए ये ऊपर मैंने आपको रिट्राइवल ही बताया था, यहाँ पे 3री स्टेप के अंदर पुनः प्राप्ति, यहाँ पे 8वीं स्टेप के अंदर भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आकलन किया जाता है। जैसे ही बच्चे ने कुछ अनुक्रिया प्रदर्शित की उसके बाद में आपने उसको नोट किया और नोट करने के बाद में उसका मूल्यांकन किया, असेसिंग परफॉर्मेंस। जानकारी को सुदृढ़ करने के लिए अधिक प्रदर्शन और अधिक प्रतिक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर से उस चीज को मूल्यांकन करना होता है, देखना होता है कि वास्तव में बच्चे ने सीखी या फिर नहीं सीखी। और नवी चीज होती है उसे कहते हैं सामान्यकरण, जिसको कहते हैं जनरलाइजेशन। इसके अंदर अधिगम का स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण का तात्पर्य ये होता है कि अधिगमकर्ता यदि कोई चीज सीख चुका है तो वो फिर उसी चीज को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता है, ये अधिगमकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। जब वो नहीं कर पाता है तो फिर टीचर कहता है कि आप इस जगह पे इस चीज को काम में ले सकते हैं। सामान्यकरण के कारण से प्रतिधारण बढ़ाता है। प्रतिधारण का मतलब उसके अंदर परमानेंसी आ जाती है। बहुत सारे अधिगम ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, तो परमानेंट मतलब उसको ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ये काम किया जाता है सामान्यकरण। रॉबर्ट एम गेने ने अनुदेशक को अनुदेश देने की प्रक्रिया के योजना बनाने के लिए कहा था और उसके अंदर ये 9 बिंदु दिए थे। देखो 8 पदीय सिद्धांत थे, 9 पद के अनुदेश थे और 9 पदों की ही अनुदेश की योजना है। अनुदेश बना मतलब यहाँ पे प्लानिंग चलेगी। अब तो 9 प्लानिंग के बिंदु बताए थे, ये भी आपको याद रखने हैं, पूछ लेते हैं परीक्षा के अंदर। सीखने के परिणामों व कौशलों के प्रकार की पहचान करके अपने को सीखने का परिणाम क्या होगा और किस तरह की स्किल डेवलप होगी, इनकी पहचान करना होता है पहली स्टेप के अंदर, योजना के अंदर। दूसरी के अंदर आंतरिक स्थितियों को पहचाने, इंटरनल जो सिचुएशन है कैसी हैं उनको पहचानना है। प्लानिंग बनाते टाइम, इंस्ट्रक्शन देने से पहले प्लानिंग किस तरह से होगी, तो सबसे पहले तो प्रकार का पहचान करना है। दूसरी आंतरिक इंटरनल स्टेट्स को देखना है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बाहरी स्थितियों एवं निर्देशों को पहचान, इंटरनल जो सिचुएशन है उसके बाद में एक्सटर्नल सिचुएशंस को देखना है। चौथी जो पालना करनी है योजना में वो करनी है, सीखने के संदर्भ को निर्दिष्ट करें, किस रेफरेंस में आप सीख रहे हैं उसकी योजना बनानी है। 5वीं स्टेप के अंदर शिक्षार्थियों की विशेषताओं का रिकॉर्ड करें। इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, टीचर को उनकी पहचान या उनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स के पढ़ा रहे हैं, नर्सरी के पढ़ा रहे हैं, किस तरह के मतलब शिक्षार्थी की विशेषता के अनुसार प्लानिंग होगी। छठा जो स्टेप आता है उसके अंदर निर्देश के लिए किस मीडिया का चयन करना, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफ, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, किस तरह से, तो मीडिया का चयन करना।
शिक्षार्थियों को प्रेरित करने की योजना बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये भी योजना या प्लान बनाना होता है कि किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए बच्चों को। 8वां आता है शिक्षाप्रद मूल्यांकन के रूप में शिक्षार्थियों के साथ निर्देश का परीक्षण करना, अर्थात टेस्ट की प्लानिंग करनी होती है। 9वां जो पद होता है प्लानिंग का वो होता है निर्देशों के उपयोग किए जाने के बाद निर्देश की प्रभावशीलता का न्याय करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग। योगात्मक मूल्यांकन का कहते हैं समेटिव निरीक्षण परीक्षण। तो ये आपका जो योगात्मक परीक्षण है ये परीक्षण के अंदर आपको पढ़ाएंगे डिटेल के अंदर। तो गाइड करने के बाद में या इंस्ट्रक्शन देने के बाद में इसकी प्रभावशीलता का न्याय करने के लिए, प्रभावशीलता का न्याय का मतलब क्या होता है, ये कितना प्रभावी है ये जांचने के लिए अपन योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। इसकी भी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग थी अनुदेशन की रॉबर्ट गेने के अनुसार। ये परीक्षा में आ सकती है, इसको मोस्ट लगा लेना, आपकी गाइड बुक्स में नहीं दे रखी होगी ये। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत था, ये रॉबर्ट एम गेने का सिद्धांत था। और मुझे लगता है आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। और आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ाएंगे। आप अगर ये कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।